जय हिंद साथियों। क्या इस देश के भीतर के लोकतंत्र आहिस्ते आहिस्ते खत्म हो रहा है? क्या हमारे देश के भीतर में निरंकुश शासन आ रहा है? यानी डेमोक्रेसी के जगह पे अब ऑटोक्रेसी की स्थिति इस देश के भीतर में आ रही है। 8 महीने पहले यानी 240 दिन पहले यहाँ के कई राजनीतिक दलों के नेताओं ने, जिसमें कुछ मुख्यमंत्री भी है, उन्होंने एक पत्र लिखा था इस देश के पीएम को, प्रधानमंत्री को, जिसमें इस बात का जिक्र किया था कि भारत में लोकतंत्र है, इसको आप महसूस करते होंगे, लेकिन नई परिस्थिति यह कह रही है कि इस देश के भीतर में निरंकुश शासन धीरे धीरे पनप रही है। और कल जो 18 पत्रकारों ने मिलकर के एक पत्र जो लिखा इस देश के सर्वोच्च न्यायालय के जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो चंद्रचूड़ साहब के नाम, उसमें भी इस बात का जिक्र किया कि डेमोक्रेटिक देश के भीतर निरंकुश परिस्थिति कैसे धीरे धीरे और मुश्किल हालातों की ओर ले जा रही है। और ये मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी उस समय जो 8 महीने पहले की बात, और जो 8 राजनीतिक दलों के जो 9 बड़े नेताओं ने हस्ताक्षर के साथ एक पत्र लिख करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बतलाया था कि किस तरीके से कैसी कार्रवाई की जा रही है। और कल जब 18 पत्रकारों के संगठनों ने मुख्य न्यायाधीश के नाम जब पत्र लिखा, चंद्रचूड़ साहब के नाम, इसमें यह भी लिखा कि आप हस्तक्षेप कीजिए, अन्यथा बहुत देरी हो जाएगी, अन्यथा हालत और भी ज्यादा खराब हो जाएगा, बिगड़ते चला जाएगा। यह 2 पत्रों को एक इस देश के भीतर को खत्म होते हुए लोकतंत्र के दिशा में क्या ले जाता है दोनों पत्र। और जब सुप्रीम कोर्ट के भीतर अगर पत्रकार यह कहने चले गए, यह फरमान लेके चले गए कि आप हस्तक्षेप कीजिए, और आज ही मनीष सिसोदिया की जमानत को लेकर के जब सुनवाई शुरू हुई तो सुप्रीम कोर्ट को सुनवाई में कहना पड़ गया कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट आप जो कह रहे हैं वह सिर्फ आप कह रहे हैं, कोई सबूत नहीं दे पा रहे, कोई एविडेंस नहीं दे पा रहे हैं, कि आप बता नहीं पा रहे हैं कि मनी ट्रेल कैसे हुआ। मनी ट्रेल का कोई सबूत आपके पास है? अगर आप सबूत दे पाने की स्थिति में अगर ईडी नहीं आती है तो फिर यह सुनवाई 12 तारीख तक टाल दिया गया। यानी सर्वोच्च न्यायालय के भीतर भी यह आवाज पहुंचने लगी कि क्या वाकई जो कहा जा रहा है उसका कुछ सबूत है या सिर्फ गढ़ी हुई बातें के आधार पर। क्योंकि ईडी कहती है कि 2 करोड़ रुपए मनीष सिसोदिया ने लिया, और सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि 2 करोड़ लिए तो किससे लिए, इसके कोई सबूत है क्या जिससे लिए? क्या उसका संबंध शराब पॉलिसी या शराब नीति घोटाले को लेकर के कोई सबूत है, कोई एविडेंस है? किसने दिया पैसा, कब दिए पैसे, कोई जानकारी है? इससे पहले की ईडी यह भी कह रही थी कि 100 करोड़ की हेराफेरी हुई है और आम आदमी पार्टी ने उस पैसे को गोवा के चुनाव में खर्च किया है। तो क्या पूरी पार्टी को ही एक पार्टी के तौर पे लिया जाए, या पॉलिटिकल फंडिंग इस तरीके से की जा रही है, हो रही है, जो ईडी एक पार्टी बनानी चाहती है, यानी एक पक्षकार बनाना चाहती है? तो एक तरफ सर्वोच्च न्यायालय यानी ईडी उस रूप में निकल करके आई है, सुप्रीम कोर्ट को यह कहना पड़ा कि अगली बार आइए तो पूरी मनी ट्रेल के सबूत को लेकर के पहुंचिए। दूसरी तरफ संजय सिंह जो गिरफ्तार हुए, जो आज उनकी सुनवाई शुरू हुई थी, वहां भी ईडी ने यही बात कहा कि 2 करोड़ रुपए का पेमेंट हुआ, 2 लोगों ने किया, या 2 लोगों की मौजूदगी वहां पर थी, उनकी फोन के जरिए पता चला। और जिस शख्स को यह सबूत के तौर पे कहा, या जिस शख्स ने यह बयान दिया, उसने कहा कि टेलीफोन पे संजय सिंह ने पुष्टि की। तो क्या इसके सबूत हैं कोई? ईडी ने कहा सबूत है हमारे पास, हमने कुछ फोन जब्त किए हैं, हमारे कुछ दस्तावेज हैं, या फिर हम जो जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं, जो जिस शख्स ने यह बयान दिया है उसको अकाउंटेंट से भी पूछा और उसने बताया हाँ ये 2 करोड़ रुपए लूट हुए। तो फिर कहा गया कि सबूत एविडेंस आप कब तक दे पाएंगे? तो कहा गया कि हमें रिमांड चाहिए 10 दिनों का। अब उस अदालत ने कुछ वक्त लिया, और पहली बार ऐसा मौका था कि तकरीबन 45 मिनट का वक्त लिया, और उसके बाद कहा 10 दिन तो नहीं, 5 दिन का रिमांड पे आपको हमको देते हैं हम आपको, लेकिन उसके बाद आप तमाम सबूतों के साथ अदालत के अंदर आइए। सुप्रीम कोर्ट के भीतर भी सबूतों एविडेंसों का न होना इस दिशा में चला गया कि जब पूछा गया एसडी से कि क्या आप सबूत दे पाने की स्थिति में आज ही हैं, तो उन्होंने कहा नहीं, आधे घंटे का समय चाहिए। तो ये आधा घंटा 12 तारीख तक में तब्दील हो गए। और दूसरी तरफ इस देश के भीतर में अभिव्यक्ति की आजादी या उसकी स्वतंत्रता, या पत्रकारों को या स्वतंत्र पत्रकार जो जिन सवालों के जरिए इस देश में जो सवाल उठाते हैं, क्या उस पर भी दबिश डाली जाने की प्रयास किया जा रहा है? क्या इस बात का जिक्र किया जाए कि असल परीक्षा सुप्रीम कोर्ट की है? क्योंकि एक एक वो फहरिस्त को जरा आप आज सुनने और समझने का प्रयास कीजिए कि राउत कोर्ट के भीतर जब संजय सिंह को लाया गया तो उन्होंने कहा कि मैं अपनी बात खुद रखूंगा। उन्होंने अपनी बात एक कविता की 2 लाइनों से शुरू किया। संजय सिंह ने कहा कि सच हटे घटे या बढ़े, सच न रहे, झूठ की कोई इम्तिहान नहीं होती। उन्होंने कहा कि अमित अरोरा इनके पास था, दिनेश अरोरा इनके पास। कई बार बयान दिया, दोनों ने कहा, कई मौकों पर बयान दिया, लेकिन संजय सिंह का नाम इससे पहले कभी नाम नहीं आया सामने। तो इससे अचानक संजय सिंह का नाम कहां से आया गया और ऐसा कैसे संभव हुआ? और इसके बाद संजय सिंह ने दोनों हाथ जोड़कर अदालत के भीतर कहा कि मैं
मैं हाथ जोड़कर कहूंगा कि मैंने कोई गुनाह किया है तो सख्त से सख्त सजा दीजिए मुझे एक बार भी इससे कोई नोटिस नहीं, कोई सम्मन नहीं दिया गया, कोई जानकारी नहीं दी गई, तो इसका मतलब क्या है, इसके पीछे कौन है? लेकिन ईडी मांग कर रही थी, पहली सुनवाई तो रिमांड दिया गया, 10 दिन की रिमांड मांगी गई थी, लेकिन 5 दिन का रिमांड ईडी को दिया गया। लेकिन आप एक हिस्सा राजनीतिक तौर पर भी ये देखिए कि इस देश में 8 राजनीतिक दलों ने 8 महीने पहले हस्ताक्षर के साथ प्रधानमंत्री को एक पत्र लिख दिया था, और दूसरा पत्र जो इस समय जो पत्रकारों की तरफ से, जो उनके संगठनों की तरफ से गया है, वह भी उसी दिशा को इशारा कर रहा है। और एक पत्र प्रधानमंत्री को दिया गया जो खुद निरंकुश होते चले जा रहे हैं। तो हमें लगता है आज के उस पत्र के उन बातों का भी जिक्र करना चाहिए आपसे, जिसमें क्या क्या आरोप लगाए गए थे और क्या लिखा गया था। उस पत्र में जो हस्ताक्षर करने वाले लोग थे, वो मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के बाद ये 5 मार्च को ये पत्र दिया गया था, लिखा गया था। इसमें अरविंद केजरीवाल, भगवंत मान, उन्होंने इसमें टीआरएस या कहे बीआरएस के जो केसीआर के जो उनके भी हस्ताक्षर, जो तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं, इसमें पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री यानी टीएमसी के नेता ममता बनर्जी के भी थे, हस्ताक्षर उनके थे। इसमें आरजेडी के नेता जो डिप्टी सीएम है बिहार के अंदर, जो बिहार के अंदर तेजस्वी यादव, उनके भी हस्ताक्षर थे। उद्धव ठाकरे जो सत्ता से बेदखल किए जा चुके हैं महाराष्ट्र के अंदर, उनके भी हस्ताक्षर। शरद पवार जो राजनीतिक तौर पर सक्रिय हैं, एनसीपी के नेता, उनके भी हस्ताक्षर थे। फारूक अब्दुल्ला जो जम्मू कश्मीर के नेशनल कॉन्फ्रेंस के, उनके भी हस्ताक्षर है। लेकिन इस पत्र में जो आरोप थे, जो मौजूदा समय की परिस्थितियों को अगर आप परखें तो वो आरोप अभी भी क्या मौजूद है? और जिस निरंकुश सत्ता का जिक्र उस समय किया जा रहा था, क्या अभी भी उसी का जिक्र हो रहा है? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट और चीफ जस्टिस सीजीआई से जब ये गुहार पत्रकारों के संगठनों ने यह कहते हुए लगाया कि अगर आपने तुरंत हस्तक्षेप नहीं किया तो बहुत देरी हो जाएगी, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब बिल्कुल से इससे पहले हम एक बात को और एक पत्र को, आरोपों को जो पत्रकारों ने कहा, उस पत्र में मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी पूरी तरीके से बेबुनियाद है। उसमें लिखा गया कि वह एक राजनीतिक साजिश का हिस्सा है। उसमें यह भी लिखा गया कि जो जांच एजेंसियां हैं, सरकार सत्ता उसका दुरुपयोग कर रही है। उसमें यह भी था कि चुनाव जीतने के लिए इस तरीके की प्रोपेगेंडा और इस तरह की कार्रवाई की जा रही है। यह भी था उसमें कि 2014 के बाद से नेताओं पर, जो विपक्ष के हैं, उनके घर पर छापा पड़ता है। कुछ को गिरफ्तारी भी की जाती है, कुछ को हिरासत में लिया जाता है, चंद घंटों की पूछताछ के लिए डिटेन किया जाता है। और लगता ये है कि भाजपा शासित और भाजपा में शामिल होने के बाद नेताओं के पूरे जो काला चिट्ठा होता है ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है। और उनको प्रधानमंत्री को जिक्र किया गया उसको पत्र लिखते वक्त, उसमें एक असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा थे, जो कांग्रेस में थे। तो 2014-15 में सीबीआई और ईडी ने उनकी फाइल खोली थी शारदा केस फंड में। आज की तारीख में वो बंद है, ठंडे बस्ते के अंदर पड़ा हुआ है। उससे तरह से एमएसएमई के मिनिस्टर है जो नरेंद्र रान है, वो मोदी सरकार के मंत्री है, उनकी फाइल भी खुली थी। लेकिन जब से वो भाजपा में शामिल हुए तो उनकी भी फाइल बंद कर दिए गए। तो यह एक नई परिस्थिति, उस पत्र के मजमून को आप समझिएगा तो उसमें बिल्कुल साफ तौर पर यह लिखा था प्रधानमंत्री के नाम कि हमें को उम्मीद है कि आप सहमत होंगे कि भारत अभी भी लोकतांत्रिक देश है, और केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग जिस तरीका से विपक्ष के नेताओं के खिलाफ उनके लिए किया जा रहा है, उससे इस बात स्पष्ट होता है कि हम एक लोकतंत्र से एक निरंकुश शासन में परिवर्तित हो रहे हैं। यह 8 महीने पहले के पुराने के पत्र हैं जो प्रधानमंत्री को ही सौंपा गया था, दिया गया था। और जब कल पत्रकारों के संगठनों द्वारा लिखा गया, उसमें कई सारे पत्रकार, 18 पत्रकार, उसमें दिल्ली यूनियन जर्नलिस्ट के साइन थे, उसमें अरुणाचल प्रदेश यूनियन के उनके साइन थे जर्नलिस्ट के, उसमें मुंबई प्रेस के उनके साइन थे, गुवाहाटी प्रेस क्लब के साइन थे, उसमें मतलब उसमें प्रेस ऑफ बहुत सारे 18 नेटवर्क और वीमेन इंडिया के साइन थे, जो इंडिया वुमेन्स प्रेस कॉन्फ्रेंस उनके साइन थे, उसमें केरल यूनियन ऑफ भारतीय जर्नलिज्म के साइन। मतलब इस जर्नलिस्टों के टोटल लगभग 18 हस्ताक्षरों के साथ जिस पत्र को सीजीआई के सामने भेजा गया, उस पत्र में जो खुले तौर पर जिक्र किया गया 3-4 बातों को, उसमें उन्होंने सीजीआई से कहा, चंद्रचूड़ साहब से कहा, जिस तरीके से दिल्ली पुलिस 46 पत्रकार, संपादक और उसमें उनसे पूछताछ की और कोई जानकारी किसी को नहीं दिया गया। लैपटॉप ले जाती है, मोबाइल जब्त कर लिया जाता है, जो भी चीजें मिलती है वो जब्त कर लेती है। और इसके बाद जिस तरीके से हो रहा है, क्या यह एक आशंका नहीं बतलाता है कि हमें एक ऐसी परिस्थिति में आ गए जहां पर फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन भी खत्म हो जाए? क्योंकि पूछा जाता है कि आप किसान आंदोलन में थे, कैसी रिपोर्टिंग की, कोविड के दौर में आपकी रिपोर्टिंग कैसा था, इस दौर के भीतर में जो सीए एनआरसी आया था उसमें उसको मद्देनजर देखते हैं उसमें क्या रिपोर्टिंग थी। तो क्या एक लोकतांत्रिक देश के अंदर क्या ये स्थिति ऐसा क्या सही है? और पत्रकार के संगठन ने एक लाइन और लिखा कि पत्रकार कानून से ऊपर नहीं है, पत्रकार इस देश के भीतर की कोई भी कानून से ऊपर नहीं हो सकता, लेकिन कानून के मुताबिक तो कार्रवाई हो। लेकिन जब कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी तो क्या यह कहा जा रहा है कि हम एक ऑटोक्रेटिक सिस्टम के दिशा में बढ़ते चले जा रहे हैं, जहां पर कानून का कोई मतलब पूछेगा नहीं? यह 2-3 सवाल उठाते हुए बाकायदा यह कहा गया पत्रकारों की तरफ से कि कहीं आपसे देर ना हो जाए, हस्तक्षेप जल्दी कीजिए।
ये पत्रकारों का कहना था। जाहिर है एक साथ बहुत सारे सवाल आपके जहन में होंगे, क्या सुप्रीम कोर्ट हस्तक्षेप करेगा इस पत्रकार के मामलों में? क्या सुप्रीम कोर्ट ध्यान देती है अपने हिसाब से? तो 2-3 जगह ध्यान देती, तो बाकायदा पत्रकारों के जो सीजीआई को लिखे गए थे उसमें कई तरह के जिक्र किए गए हैं। उसमें इसमें है कि पत्रकारों को किस तरीके से जासूसी हो रही थी, इसको भी आपको और उसके साथ कई एक ऐसी लिस्ट दी गई कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को, कि उसी परिस्थिति के साथ एक लिस्ट 8 महीने पहले 8 राजनीतिक दलों ने मिलकर के लिस्ट बताई थी कि कैसे कैसे किन किन किस किस रूप में कार्रवाई हो रही है। संजय राउत को कैसे पकड़ लिया जाता है, उससे कैसे पूछताछ की जाती है। महाराष्ट्र में एनसीपी के नेता नवाब मलिक हो या फिर वहां के उस दौर के गृह मंत्री हो, उनको उठा लिया जाता है, किस रूप में कार्रवाई की जाती है। अभिषेक बनर्जी के साथ क्या हो रहा है, जो बंगाल के नेता है। इस दौर में तेजस्वी यादव जो बिहार के हैं, उनको कैसे शामिल किया गया, और उनके जमीन और नौकरी का जो उनके ऊपर आरोप है, मामला, इस तमाम बातें जो है किस दिशा में जाती है। एक दौर में सारे सवाल उभर करके आते हैं। एक सवाल यह भी कि सुप्रीम कोर्ट ने इस समय 2-3 ऐसे फैसले दे दिए जिस फैसले से सरकार की नींद ही उड़ गई, क्योंकि वह फैसला बहुत सारा बतलाता है कि यह सरकार सही मायने में ऑटोक्रेटिक होने की दिशा में आगे बढ़ रही थी। और 2 दिन पहले भी जब ईडी को लेकर के सुनवाई करते समय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप ट्रांसपेरेंट दिखते नहीं है, आपको ट्रांसपेरेंट लगना चाहिए, दिखना चाहिए, तो भी मैसेज क्लियर आया। और यह भी कहा गया कि आपका काम है कि इस देश के भीतर में आर्थिक अपराध न हो, उसको रोकिए। और इन्हीं बातों का जिक्र अपने तौर पर ध्यान दीजिए, तो जो नेताओं ने पत्र लिखे थे 8 महीने पहले अभी से, उसमें इस बात का जिक्र था कि किस तरीके से एक अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट आती है और शेयर बाजार में हड़कंप मच जाता है। वहां पे एसबीआई और एलआईसी का पैसा, जो जनता का पैसा लगा होता है 80,000 करोड़ से ज्यादा, वो डूब जाता है। कोई देखने वाला नहीं, कोई जांच करने वाला नहीं वहां पे। और दूसरी तरफ अडानी की कंपनी अडानी, वहां पर कॉर्पोरेट का जिक्र करते वक्त यह भी बताया गया कि किस तरीके से मैनिपुलेशन हो रहा है, वह काम करना चाहिए, वहां आपको नहीं जांच पाए। कहां पे एक अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट आती है, पूरे देश के भीतर और दुनिया के संसार के भीतर एक मुश्किल खड़ी हो जाती है। सवाल यह भी है कि क्या वाकई में इस देश में सत्ता के सामने सुप्रीम कोर्ट की मौजूदगी सबसे संविधान के आश्रय देखे, या फिर संसद के भीतर की ताकत का एहसास डेमोक्रेसी से ऑटोक्रेसी के तरफ ले जाती हुई राजनीतिक सत्ता ने अब कराना शुरू कर दिया। क्योंकि मसला सिर्फ हिडेनबर्ग रिपोर्ट के बाद अडानी और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन कमीशन की नियुक्ति को लेकर के जो फैसला आया था, जो दिया गया, उसमें एक झटके में परसेप्शन इस देश के भीतर के यही बना दिया कि सरकार अपने हिसाब से चुनाव भी कराना चाहती है। इसीलिए इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति भी ट्रांसपेरेंट कैसे और निष्पक्ष कैसे लगे, उस दिशा में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा कि 3 लोग होंगे कमेटी में, लेकिन एक झटके में पार्लियामेंट के भीतर बिल ले आया गया और बताया यह गया कि नहीं नहीं, इसमें सीजीआई की जरूरत है ही नहीं, चीफ जस्टिस की कोई होती नहीं, जरूरत ही नहीं होती है। और यह पूरी पहल में हम तय करेंगे, विपक्ष का नेता रहेगा जो लोकसभा के अंदर है, और हम एक तीसरे व्यक्ति को तय करेंगे, वो व्यक्ति मिनिस्टर लेवल का होगा, और वही तीनों मिलकर के तय कर लेंगे। यानी सरकार के कई एक बंदे और 2-1 से जो फैसला होगा वो फैसला हो जाएगा। तो फैसला किसका होगा, क्या होगा, यह एक हिस्सा है। दूसरा हिस्सा इसका है, सुप्रीम कोर्ट कहता है कि वो कहता है कि सरकार अगर खुद नियुक्त करती है, वह सरकार उससे वो जो नियुक्त होते हैं तो वो सवाल सरकार से कैसे करेंगे। अब यही सवाल है सीबीआई और ईडी को लेकर के और आईटी को लेकर के, इस देश के में हर कोई एजेंसी को लेकर के, जो संस्थान एजेंसी से लेकर के जो संविधान चेक एंड बैलेंस की उम्मीद करता है, उसको इसने पावर दिया हुआ है कि आप स्वतः इसीलिए हैं, आप कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी इसीलिए भी हैं कि आप इस देश के भीतर में कोई भी पिलर, कोई भी डेमोक्रेसी का खुद को तानाशाह ना समझे। इसीलिए आप कार्यपालिका है, विधायिका है, न्यायपालिका है इस देश के अंदर। लेकिन पार्लियामेंट की ताकत के आश्रय अगर सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशनल परसेप्शन और उसके डेफिनेशन को भी अगर बदलने की परिस्थिति में संसद आ चुकी है, तो संसद बिल से इलेक्शन कमीशन को लेकर के आया, चुनी हुई दिल्ली की सरकार को भी पावर होना चाहिए, तभी तो सुप्रीम कोर्ट यह भी फैसला दिया था। लेकिन यह फैसले के पूरी तरह से उलट दिया गया। सत्ता ने इसको संसद के भीतर एक बिल ले आया और वहां भी बिल लेकर के उनकी पावर को छीन लिया गया। और 2-4 बातें पे ध्यान देने वाली बात है कि पार्लियामेंट के भीतर अगर सत्ताधारी दल के पास बहुमत लोकसभा और राज्यसभा में आ जाए, तब इस देश के भीतर सत्ता जो नहीं चाहती है वह कैसे लागू हो सके। और सुप्रीम कोर्ट जिस फैसले को देता है, और जिन फैसलों को सुप्रीम कोर्ट के अलावा इस देश के आम जनता के भीतर, चाहे वह पत्रकार हो, प्रोफेशनल ही क्यों ना हो लोग, चाहे पॉलिटिकल पार्टी के ही लोग क्यों ना हो, सभी तो इस देश में कानून से बंधे हुए हैं। कानून को डिफाइन कॉन्स्टिट्यूशन करता है। तो संविधान की डेफिनेशन के पावर जब सुप्रीम कोर्ट को दिया गया और संसद का और बर्दाश्त और खुले तौर पर सत्ता ने यह एहसास कराया कि संसद में हुआ फैसला ही सबसे मान्य होगा, सबसे उच्च होगा, तो बाकी इंस्टीट्यूशंस कैसे इसके आगे जाएंगे। तो क्या अब कोई फैसला सुप्रीम कोर्ट जब हस्तक्षेप करने की स्थिति में अगर इस समय निकल करके आता है, तो क्या यह ईडी हो चाहे दिल्ली पुलिस हो,
उसकी नींव उसके जांच के तौर तरीके और उसके पूरे प्रक्रिया में जो राजनीतिक तौर पर जो हस्तक्षेप, राजनीतिक सत्ता, जो तमाम एजेंसियों का राजनीतिक तौर पर प्रयोग की जा रहा है, क्या उसकी अपनी नीति है? क्या ऐसे फैसले से सुप्रीम कोर्ट से निकल करके आते हैं? क्योंकि आप एक ध्यान दीजिए कि उस समय वक्त कम है, अभी 6-7 महीने का ही वक्त है। इस 6-7 महीने के भीतर सारी राजनीतिक को, सत्ता को अपने अनुकूल साधना है और वह अपने अनुकूल करने के लिए उसके बीते 5 साल या पीछे बीते 10 सालों से जो कामकाज किए वो मायने नहीं रखती। उसके लिए मायने रखता है कि इस देश के भीतर में विपक्ष एक वैक्यूम की स्थिति में रहे, जहां पर वह सीधे सीधे चलता चला जाए, आगे बढ़ते रहे। और शायद यह एक ऐसी भी परिस्थिति है जिसमें दिल्ली की सरकार, दिल्ली की सत्ता एक फेडरल स्ट्रक्चर को इस देश के उस पर भी सवाल कर चुकी है और जांच एजेंसी को भी अपने गैर बीजेपी शासित राज्यों में ना आने दिया हो, यह भी इस देश में सुप्रीम कोर्ट ने बाखूबी देखा, समझा भी है। तो सवाल उठता है कि क्या भारत के भीतर की स्थिति डेमोक्रेसी से हटकर के ऑटोक्रेसी की दिशा में पहुंच चुकी है? क्या यह सुप्रीम कोर्ट इसको समझ रहा है, लेकिन क्या उसको भी पलटने की ताकत मौजूदा सत्ता में है? क्या वो अपने पूरे सिस्टम को इस रूप में बना लिया, क्रिएट कर लिया, जहां पर अब कोई और किसी कैसे कहेगा कि आप कॉन्स्टिट्यूशन के बाद मान लीजिए आपको इससे ज्यादा आपको कोई क्या कह सकता है? लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले को भी पलटने की ताकत पार्लियामेंट के भीतर अगर आप आ चुकी है और लगातार अपनी ताकत के जरिए वो एहसास कर रहा है, तो कैसे एहसास हो रहा है? तो इस बात को समझने के लिए एक बात और आप समझनी चाहिए कि आपको कि इस देश के भीतर में जो विपक्ष के राजनीतिक दल जो बन करके आए, जो इंडिया अलायंस बना, उनके साथ कम, कांग्रेस के पास 4 राज्य है, कर्नाटक, राजस्थान, हिमाचल, छत्तीसगढ़। आम आदमी के पास 2 राज्य है, दिल्ली और पंजाब। जनता दल यूनाइटेड के पास बिहार है, सीपीएम के पास केरल है, टीएम के पास केरल, वेस्ट बंगाल है, झारखंड में है हेमंत सोरेन। ये सारे जो भाजपा के पास है वो 6 राज्य हैं। महाराष्ट्र है, मध्य प्रदेश है, उत्तराखंड है, असम है और उत्तर प्रदेश है, गुजरात है। महाराष्ट्र में सरकार कैसे बनी, यह भी बिल्कुल एक लिहाज से वहां 3 पहिए की सरकार है, कुछ विधायक उसको ले लिए, कुछ उसको डरा धमका करके जो सरकार बनी। ये जो परिस्थिति है भारत के भीतर, इसको जो डेमोक्रेटिक सिस्टम को तो कमजोर तो नहीं कर रहा है ना। इसका एक और रूप है कि महाराष्ट्र में मान लीजिए आप कि शिवसेना तोड़ा गया, एनसीपी तोड़ा गया, मध्य प्रदेश में कांग्रेस के विधायकों को खरीदा गया। लेकिन उससे अगर हट करके आप देखिएगा तो तेलंगाना में केसीआर तो साइन कर रहे थे कि ऑटोक्रेसी आ रहे थे 8 महीने पहले, वो आज केसीआर खामोश क्यों हो गए? एकाएक उनको किस बात का डर है, किस एजेंसी का डर है? वो तो खुली किताब की तरह है। लेकिन उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने कैसे केंद्र से सौदा किया? उनको लगा कि विपक्ष में सेंटर से उन्हें मदद चाहिए, उनको मदद कौन करेगा? तो ये फेडरल स्ट्रक्चर का कोई मतलब ही नहीं बचता है। जीएसटी के पैसे भी स्टेट को नहीं दिए जाते। जगन रेड्डी क्या सोचते हैं आंध्र प्रदेश के अंदर? तो ये सब सारे लोग जो है, ये सारी परिस्थितियां जो बतला रही है, इस देश का समूचा सिस्टम ही कैसे एक ऑटोक्रेसी, निरंकुश शासन की ओर जा रहा है। तो सवाल कौन करेगा? और सवाल खड़ा अगर करते करते वो सुप्रीम कोर्ट के चौखट आ गई, तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला सरकार को परेशान कर सकती है, माथे पे शिकस्त आ सकती है। और सुप्रीम कोर्ट का फैसला अगर इस दिशा में चला जाए कि ये ऑटोक्रेसी की परिस्थिति है, तो एक झटके में भारत की राजनीतिक जो परिस्थिति है वो बदल जाएगी। क्योंकि इस देश की जनता के भीतर भी तो बहुत सारे सवाल है और शायद इसमें भी एक आखिरी उम्मीद है, एक आखिरी आस जो सुप्रीम कोर्ट के लेकर के ही बचा है। और यह मौका शायद इस इतिहास में ये लिखा जाएगा और दर्ज होते चला जाएगा। और आने वाले वक्त में जब इतिहास पुरानी किताब को जब पढ़ेंगे, तो तब शायद इस दौर की सही वाकया वो समझ पाएंगे। इस दौर की राजनीतिक, इस दौर में जो डेमोक्रेसी से ऑटोक्रेसी की दिशा में कैसे धीरे धीरे हमारा देश बढ़ते चला गया और संविधान का परिभाषा करने वाले सुप्रीम कोर्ट को भी कैसे कुंड करने की कोशिश संसद के जरिए किया गया और संसद के भीतर अपनी ताकत बताने की मौजूदा सत्ता ने कैसे इसको प्रयोग में किया। और सारी स्थिति परिस्थिति बिल्कुल आपकी आंखों के सामने है। सवाल एक ही है, जो आस और उम्मीद चुनी हुई सत्ता से हट करके सुप्रीम कोर्ट को देखने जब लगे, तो मतलब बिल्कुल साफ है, क्लियर है कि इस देश की संविधान को लेकर हमारा कानून काम नहीं कर रहा है। इसीलिए पत्रकारों ने लिखा, पत्रकार कानून से ऊपर नहीं है, लेकिन कानून के दायरे में काम होना चाहिए, लेकिन नहीं हो रहा है। इसीलिए आप हस्तक्षेप कीजिए, कहीं देरी ना हो जाए, इसलिए आप जल्दी हस्तक्षेप कीजिए। इस सीजीआई से गुहार लगाए पत्रकारों ने। अभी तक के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद।